आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने विश्व के प्रमुख रेल मार्गों पर बात किया हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। आज उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्गों पर बात करूंगा। आइए देखते हैं कि विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्ग होते कौन कौन से हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री जलमार्गों का क्या महत्व है, इस पर थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, समुद्री जलमार्ग जो होता है वो समुद्र में जो नौ परिवहन होते हैं, जो जलयान होते हैं, उनके माध्यम से जो आयात और निर्यात होता है, जो व्यापार किया जाता है, उसको हम कहीं ना कहीं एक सस्ता परिवहन का स्रोत मानते हैं। इसीलिए व्यापार के दृष्टिकोण से समुद्री जलमार्गों का ज़्यादा महत्व होता है। यानी समुद्री जलमार्ग का मतलब ये होता है जो समुद्रों के रास्ते से व्यापार करने के लिए प्रारूप तैयार किया जाता है या व्यापार किया जाता है। यानी वे सारे मार्ग जिनका रास्ता जो है वो समुद्रों से होकर गुजरता है, उसे हम समुद्री जलमार्ग के नाम से जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि यह एक बेहद सस्ता परिवहन होने के साथ साथ इसमें ट्रैफिक का कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जो सड़क, रेल मार्ग और रेलवे के साथ होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने सड़क में और रेल मार्गों में होता है उतना शायद इसमें नहीं होता है। इसलिए अपेक्षाकृत यह एक सस्ता परिवहन का स्रोत माना जाता है। आज हम विश्व के प्रमुख जलमार्गों पर बात कर रहे हैं। उसकी पहली कड़ी में हम देखेंगे उत्तर अटलांटिक मार्ग। ये दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यस्ततम जलमार्ग है, जो विशेष तौर पर पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका या अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करता है। उत्तर अटलांटिक जलमार्ग, उत्तर अटलांटिक मार्ग का मतलब यह है कि यह उत्तरी हिस्से में कहीं ना कहीं स्थित है, वो भी अटलांटिक महासागर के। तो आप सभी जब अटलांटिक महासागर का संसार के मानचित्र में अगर ध्यान आकर्षण करके देखेंगे तो उत्तर अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है ये कुछ यही वाला क्षेत्र है, और ये है पश्चिमी यूरोप का हिस्सा। और इसी पश्चिमी यूरोप के हिस्से को यह उत्तर अमेरिकी क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करता है। चूँकि दोनों क्षेत्रों में विकसित औद्योगिक नगरों की कमी नहीं है, इसलिए यह एक मार्ग ऐसा मार्ग है जो दुनिया के व्यापार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक व्यस्ततम मार्ग के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में बनने वाले जो लौह इस्पात और खासकर और भी कॉस्मेटिक और वस्त्र परिधान हैं वो यूरोप में भेजे जाते हैं। तो यूरोप में बनने वाले जो वस्तु उत्पाद हैं वो उत्तरी अमेरिका के हिस्सों और भी बहुत सारे जो देश हैं उनके पास भेजे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पश्चिमी यूरोपीय हिस्से को उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों से विशेष तौर पर जोड़ता है। बाकी अन्य क्षेत्र भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इस मार्ग को हम उत्तर अटलांटिक मार्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग है स्वेज नहर मार्ग। और स्वेज नहर मार्ग ये एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री जलमार्ग माना जाता है, जो मुख्य रूप से स्वेज नहर से होकर गुजरता है। स्वेज नहर की स्थिति मैं आपको बता दूं तो स्वेज नहर एक ऐसा नहर है जो फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में 1858 में एक स्वेज नहर कंपनी का निर्माण किया गया। दुनिया के सामने व्यापार करने के लिए एक बहुत लंबा मार्ग होता था जिसे हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, जो इस रास्ते से गुजरता था। अभी मैं उस पर आऊँगा, बात भी करूँगा। तो इस दूरी को कम करने के लिए पश्चिमी यूरोप का जो अन्य भागों से जुड़ाव था, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों से जो जुड़ाव था, उस जुड़ाव के लिए बहुत लंबा मार्ग अख्तियार करना पड़ता था। इस दूरी को घटाने के लिए फर्डिनेंड डे लेसेप्स ने 1858 में एक स्वेज नहर कंपनी नाम
का एक कंपनी गठित किया, और वो भी विशेष तौर पर स्वेज नहर बनाने के लिए। 1859 से स्वेज नहर की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई और 1869 में ये जाकर पूरा हुआ। इसकी लंबाई जो है, ये विशेष तौर पर मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये मिस्र का जो तटीय किनारा है, विशेष तौर पर ये भूमध्य सागर और ये जो लाल सागर है, इन दोनों को ये जोड़ने का कार्य करता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि विश्व के जितने भी कम समय में होने वाले व्यापार हैं, वो सारे के सारे इन्हीं क्षेत्रों से होते हैं। तो यह विशेष तौर पर देखा जाए तो 193.3 किलोमीटर लंबा है, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसके दोनों तरफ देखा जाए जो प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें पोर्ट सहित, जिसको हम शुरुआती बिंदु मान सकते हैं, और स्वेज पोर्ट जिसको हम अंतिम बंदरगाह मान सकते हैं। तो इस नहर के बन जाने से ये पश्चिमी जो यूरोपीय हिस्सा है, इसी स्वेज नहर के रास्ते गुजरता हुआ भारत, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से और ऑस्ट्रेलिया हिस्से के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इसी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया, इनमें पश्चिमी यूरोप को इससे जुड़ाव में काफ़ी आसानी होती है। और पश्चिमी यूरोप ही नहीं कहें, यूरोप के जितने भी आंतरिक जलमार्ग वाले हिस्से हैं, उनके भी जलयान इसी रास्ते से गुजरकर दुनिया के अन्य हिस्सों से जुड़ते हैं, जिसमें लगभग ये जो फेरा है जो घूम कर पूरी अफ्रीका महाद्वीप में से आता है, ये थोड़ी दूरी क्या होती है, स्वेज नहर के बन जाने से कम हो जाती है। इसलिए इसका अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है, और व्यापार के दृष्टिकोण से तो ये नहर बहुत ही महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। अब हम आते हैं तीसरा, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि यह लंबा जलमार्ग था और इसी की दूरी को कम करने के लिए स्वेज नहर बनाया गया। इसी लंबे जलमार्ग जिसका जुड़ाव पश्चिमी यूरोप से अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन और ये जितने भी बंदरगाह हैं, जिसे उत्तम आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं, इनसे होते हुए मेडागास्कर, भारत और अन्य हिस्सों से जो इसका जुड़ाव होता है, इसी मार्ग को हम केप ऑफ गुड होप या उत्तम आशा अंतरीप मार्ग कहते हैं। ये जो मार्ग है अटलांटिक महासागर को ऑस्ट्रेलिया, भारत और अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करता है। ये देखिए, ये मार्ग थोड़ा सा लंबा भले हो स्वेज नहर की अपेक्षा, लेकिन यह स्वेज नहर की अपेक्षा काफ़ी सस्ता जल मार्ग है। तो ऐसे वस्तुएं जो नष्ट जल्दी नहीं होते हैं, वे सारी वस्तुएं इन्हीं जलमार्गों से दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजे जाते हैं। तो नष्ट न होने वाली वस्तुओं का जो व्यापार है वो पश्चिमी यूरोपीय देश इन्हीं मार्गों से करते हैं, क्योंकि इनमें कोई बहुत विशेष कर नहीं चुकाने पड़ते हैं, लेकिन स्वेज नहर से गुजरने पर इनको भारी मात्रा में कर चुकाने पड़ते हैं। तो स्वेज नहर के बन जाने से इसका महत्व थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कम हुआ है कि इस मार्ग को अपनाया ही न जा सके। तो ये हो गया, पहला जल मार्ग था उत्तरी अटलांटिक मार्ग, दूसरा मार्ग था स्वेज नहर मार्ग, और ये तीसरा मार्ग था केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिप मार्ग। अब हम आते हैं नहर में भी दूसरा महत्वपूर्ण नहर, जिसको हम पनामा नहर मार्ग कहते हैं। पनामा नहर विशेष तौर पे उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का कार्य करता है, और मध्य अमेरिका में ही एक देश है जिसका नाम है पनामा, उसी के नियंत्रण में ये पनामा नहर है। और यह विशेष तौर पर ये जितने भी ये हिस्से हैं पश्चिमी यूरोप के हिस्से, इनका जो जुड़ाव एशिया के अन्य हिस्सों से है, ये पनामा नहर से ही हो पाता है। इसलिए यह मार्ग अपने आप में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पनामा नहर मार्ग, इसकी लंबाई चौड़ाई पर बात करने तो इसकी लंबाई 82 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर और इसकी गहराई है वो 12 मीटर है।
इस नहर को बनाने में जो विशेष रूप से कुछ अभियंताओं का योगदान है उसमें जॉर्ज फिंडले वेलाक हैं, जॉर्ज फ्रैंक स्टीवेंस हैं और जॉर्ज वाशिंगटन गोथल्स हैं। इसकी जो शुरुआत होती है, प्रथम उपयोग तिथि है, अक्सर सवाल के रूप में पूछा जाता है 15 अगस्त 1914, यानी इस नहर का उपयोग 15 अगस्त 1914 से हो रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रशांत महासागरीय मार्ग। देखिए, प्रशांत महासागरीय मार्ग के बारे में बात करने से पहले हम ये आपको बता देते हैं कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे विस्तृत और बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर एक तरह से देखा जाए तो लगभग पूरे समुद्री हिस्से में से 1/3 हिस्सा प्रशांत महासागर के अंतर्गत लगभग आता है। प्रशांत महासागर देखिए बहुत फैला हुआ महासागर है, लेकिन इस महासागर में देखा जाए तो ये जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी हिस्से हैं वो एशिया से सीधे तौर पर जो इनका जुड़ाव है ये प्रशांत महासागरीय मार्गों से ही होता है। प्रशांत महासागर में पनामा नहर से होते हुए जितने भी मार्ग ये प्रशांत महासागर में जब प्रवेश करते हैं तो इनको जो ये पश्चिमी क्षेत्रों का जो जुड़ाव होता है ये कहीं ना कहीं इन मार्गों में एक स्टेशन है हवाई द्वीप पर जिसका नाम है होनोलुलु। और यहीं से 2 मार्ग बटे हुए हैं। एक उत्तरी मार्ग है जो उत्तर के क्षेत्रों यानी जापान वगैरह को जोड़ने का कार्य करता है, और होनोलुलु से ही दक्षिण की तरफ जाने वाला मार्ग है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया इन क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है। तो प्रशांत महासागर भी एक विस्तृत महासागर में फैला हुआ जलमार्ग है जिसका अपने आप में एक बड़ा महत्व है। इसके बाद आते हैं 6वां प्रमुख जलमार्ग, खाड़ी एवं कैरेबियन सागर मार्ग। खाड़ी एवं कैरेबियन सागर से आपके जहन में जो बात आ रही होगी वो विशेष तौर पर मैक्सिको की खाड़ी और ये कैरेबियन सागर ये वाला क्षेत्र है। यानी ये वाले क्षेत्र में बहुत सारे देश हैं जिसमें जमैका, हवाना, पोर्टोरिको और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और वेस्ट इंडीज, ये सब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो अपने उत्पादों को, वैसे देखा जाए तो ये छोटा जलमार्ग है लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से छोटे छोटे द्वीपों को जोड़ने का कार्य करता है और आयात निर्यात में इनका अभूतपूर्व योगदान है। इसीलिए इस मार्ग को हम खाड़ी एवं कैरेबियन सागर मार्ग बोलते हैं। और ये कैरेबियन सागर के तटवर्ती देश जितने भी हैं जिसका मैंने अभी नाम गिनवाया उनको आपस में जोड़ने के साथ साथ आपसी व्यापार को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। यह अपेक्षाकृत एक लघु समुद्री मार्ग है लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से छोटे छोटे द्वीपों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। वैसे जलमार्ग तो बहुत छोटे बड़े हैं लेकिन प्रमुख जलमार्गों को ही मैं आज यहाँ पर गिनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कड़ी में अंतिम जो जलमार्ग है वो है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक मार्ग विशेष तौर पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो ये पूर्वी हिस्से हैं, विशेषकर उत्तर पूर्वी और पूर्वी हिस्से हैं, इनके प्रमुख बंदरगाह जिसमें रियो डी जेनेरो, साओ पोलो और कहने का मतलब यहाँ पर ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है, इन बंदरगाही नगरों को जोड़ने का कार्य करता है। और इन बंदरगाहों से, इन क्षेत्रों से इनका जुड़ाव देश के या अन्य महाद्वीपों के अन्य हिस्सों से करता है। तो इसीलिए ये जो मार्ग है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये जितने भी उत्तर पूर्वी और पूर्वी तटीय हिस्से हैं, खासकर दक्षिण अमेरिका के, इनको दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये आपका रहा प्रमुख समुद्री जलमार्ग जिसको मैंने बारी बारी बताने का प्रयास किया। एक बात मैं और भी अंत में जोड़ दूं कि जितने भी समुद्री जलमार्ग होते हैं इनमें
माल की जो भी वस्तु औद्योगिक निर्मित वस्तुएं हैं या माल हैं, इनकी जो ढुलाई होती है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है और सस्ते दरों पर हो जाती है। और इसमें पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, कोई भी ट्रैफिक नहीं होता है, बीच में कोई देश का कोई कर ज़्यादा जुड़ा नहीं रहता है, तो इसलिए परिवहन का एक सस्ता परिवहन का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है और व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। धन्यवाद।